क्लास नंबर 9 टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे पहले हमारी 8 क्लास हो चुकी है, तो उनको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर टीचिंग एप्टीट्यूड को आप यदि देखोगे तो वहां पर सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत कीजिए, क्लास नंबर 1 से 8 तक आइए, उसके बाद में इस क्लास को आप देखिए। तो ये हमारा 9 नंबर क्लास है, और आज भी हम कुछ मेथड हम देखेंगे, टीचिंग मेथड, जिसमें से पहला है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके अंतर्गत मैं स्वयं खोज सकता हूँ। एक शब्द में बोले तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, मैं स्वयं से खोज सकता हूँ, अपने आप से कुछ डिस्कवर मैं कर सकता हूँ, या इसके अंतर्गत स्वयं से ही ज्ञान विकसित किया जाता है। जो नॉलेज का जो डेवलपमेंट होता है वो सेल्फ से होता है, स्वयं से ही इसमें नॉलेज का डेवलपमेंट किया जाता है। आखिर होता क्या है इसमें, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो टीचर होगा वो ज्यादा आपको कुछ बताएगा नहीं, टीचर महोदय आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे, और फिर जो भी करना है एक स्टूडेंट को ही करना होता है। तो इसमें जो कुछ करना होता है एक स्टूडेंट को करना होता है, इसलिए इसको हम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच इसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो भी करना है, जब एक स्टूडेंट को सब कुछ करना है, तो इसमें जो फोकस है वो एक विद्यार्थी के ऊपर होता है, एक जो लर्नर है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, इसलिए इसको लर्नर सेंट्रिक अप्रोच भी हम कहते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ तथ्यों की खोज की जाती है, जो भी फैक्ट चाहिए, कोई लर्नर है उसको कुछ करना है, कुछ भी उसको करना है, तो उसको सबसे पहले कुछ फैक्ट को खोजना पड़ता है। तो फैक्ट को खोजने का काम भी खुद से ही करना पड़ेगा। उसके बाद में कोई उनके सामने समस्या है तो उसका समाधान भी खुद से ही करना पड़ेगा, जैसे कोई फैक्ट खोजा या कुछ और काम कर रहा है पढ़ने से जुड़ा हुआ, तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान भी उसको खुद से ही करना होता है, और साथ में मूल्यांकन भी करना होता है। तो इसके अंतर्गत स्वयं करके सीखा जाता है, जो भी करना है वो स्टूडेंट को करना है, और इसमें स्वयं करेगा और स्वयं करके इसमें सीखने का प्रयास करता है। यदि कोई गलती हो गई तो क्या करेंगे, यदि कोई गलती हो गई तो पहले ट्रायल करेंगे, फिर यदि उसमें प्रॉब्लम आई गई तो फिर से हम ट्रायल करेंगे। तो ट्रायल एंड एरर का जो प्रोसेस है उसके आधार पर इसमें काम होता है। ट्रायल यानी पहले काम करेगा, उसमें गलतियां आ गई, फिर गलतियों को ठीक करेगा, फिर से प्रयास करेगा, फिर से गलतियां हो गई, और उन गलतियों को ठीक करने का काम इसमें किया जाएगा। सब कुछ एक लर्नर के द्वारा ही होता है। तो यदि खुद से कुछ कर रहा है, खुद से बहुत कुछ इसमें कर रहा है, तो इसमें इसमें आपका जो नॉलेज है वो काफी बढ़ जाएगा, आपका जो चिंतन है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें किस प्रकार का चिंतन होता है, वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का यहाँ पर चिंतन होता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसमें जो चिंतन होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल का होता है। एक विद्यार्थी को सब कुछ करना होता है, गुरुजी के वाले आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे कि ठीक है ये बच्चा ठीक से काम कर रहा है, जो ये कर रहा है वो ठीक है, ओके, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो खुद से ही समाधान कर रहा है। इसमें मास्टर जी क्लास में आएंगे सबसे पहले, फिर एक समस्या बता देंगे, समस्या भी नहीं बताएंगे, वो तो कुछ नहीं करेंगे, केवल गाइड करेंगे। समस्या भी खुद से ही देखनी होगी, समस्या जो भी समस्या है वो खुद से ही पहले तो ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट को, फिर समस्या से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को खोजना पड़ेगा, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम का समाधान भी खुद से करना होगा। यदि कोई गलतियां हो जाती है तो फिर से प्रयास भी एक स्टूडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो मास्टर जी का इसमें रोल ना के बराबर है। मास्टर जी इसमें कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं है, बस आराम से बैठ जाते हैं और फिर स्टूडेंट को कहते हैं कि आप कीजिए, आप कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन सब कुछ आपको ही करना है। तो इस प्रकार का मेथड है जिसको हम लर्नर सेंट्रिक करते हैं। तथ्यों को खोजा जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, उसमें उसमें एवेल्यूएशन किया जाता है कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इतना सब कुछ काम एक ही जब लर्नर के द्वारा किया जाएगा तो उसमें चिंतन करेगा, बार बार सोचेगा, समझेगा कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आपका जो चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिव जो लेवल है, आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो काफी अच्छा हो जाएगा, आपका जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें जो लर्निंग है वो किस लेवल का होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसका अर्थ हो गया चिंतन करना शुरू होगा। इसमें चिंतन करेगा, यदि खुद से करना है तो चिंतन तो करना ही पड़ेगा, ये सीधी सी बात है, और इसमें नए सिद्धांतों की खोज हो जाएगी। और जब उसके सामने घटनाएं आएगी, जैसे खुद को ही समस्या, पहले तो समस्या को खोजना है, समस्या आखिर क्या है, और समस्या को खोजने के लिए खुद से ही कुछ ऑब्जर्वेशन करेगा, वो देखेगा
ऑब्जर्वेशन करेगा, कई सारे एंगल से किसी घटना को देखने का प्रयास करेगा, फिर समस्या का समाधान करेगा, फिर यदि कोई गलती हो गई तो फिर उसको ठीक करेगा, फिर से समस्या का समाधान करेगा। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो भी डेवलप हो जाएगा। एक घटना घटती है तो उसको कई सारे एंगल से वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। ओके, कई सारे एंगल से देखने का वो प्रयास करेगा कि इसका क्या समाधान हो सकता है, ये आखिर हुई क्यों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एक स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है, एक लर्नर के द्वारा किया जाता है। इस तरह का जो मेथड है उसका प्रयोग एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया। जो एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है उसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको देख लीजिए आप, ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या क्या है। ये सभी की पॉइंट लिखे हैं मैंने, क्वेश्चन यहीं से आता है। यदि ये सब आपने देख लिया तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ह्यूरिस्टिक मेथड में ये सब आपको पता होना चाहिए। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, समस्या को भी खुद से ही खोजना पड़ेगा, उसका समाधान भी खुद से ही करना होगा। जो भी करना है एक के लर्नर को इसमें करना होगा। नए सिद्धांतों की खोज हो जाएगी, यदि सब कुछ खुद से करा तो नए सिद्धांतों की खोज आ जाएगी। और साथ में रिफ्लेक्टिव लेवल का यहाँ पर जो लर्निंग है वो होता है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं आप सभी से। ओके, जो बुक अगला जो पॉइंट है वो है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड यानी एक क्लासरूम है और क्लासरूम में जो गुरुजी है वो उनको बताएंगे कुछ, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज वो देख सकते हैं। जैसे ये वो बताएंगे गुरुजी क्लासरूम में, वो कहेंगे कि ये एक कुछ भी हो सकता है जिसके अंतर्गत पानी भरा है और पानी के यदि आप गर्म करोगे तो ये भाप बन जाता है। इस प्रकार से वो कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है वो इसको रियलिटी में करना चाहते हैं, क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो उनके सामने ये एक प्रोजेक्ट आ जाता है। ये प्रोजेक्ट की तरह काम किया जाता है कि आप ये करके दिखाइए। स्टूडेंट फिर लैब में जाते हैं और लैब में जाकर इन सबको काम करते हैं। ज्योग्राफी में भी इसी प्रकार से होता है, कुछ फील्ड वर्क करना होता है। गुरुजी बोर्ड पे तो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए उसको ग्राउंड में ले जाते हैं। तो जो हम प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं उन सबको हम प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो ये दिया किसके द्वारा दिया गया था, ये आया कहाँ से। इस प्रकार की जो अवधारणा है वो सबसे पहले एक बार जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। जॉन डेवी थे वो प्रैग्मेटिज्म के फादर थे। जो प्रैग्मेटिज्म होता है जिसमें करके सीखने की बात आती है, इसमें भी करके सीखने की बात आती है। लेकिन जॉन डेवी इतना डिटेल से वो नहीं बता पाए, लेकिन उनके जो एक शिष्य थे, जॉन डेवी के एक शिष्य थे जिनका नाम है किलपेट्री। तो किलपेट्री के साथ में हम प्रोजेक्ट मेथड को जोड़ते हैं। प्रोजेक्ट मेथड को हम किसके साथ में जोड़ेंगे, किलपेट्री के साथ में जोड़ेंगे। और जो जॉन डेवी है, जॉन डेवी का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रैग्मेटिज्म, जो कि हमने पहले देख लिया है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो किलपेट्री महोदय हैं वो इस मेथड का भी प्रयोग करते हैं। जो प्रैग्मेटिज्म है इसका प्रयोग करेंगे और इसके अंतर्गत से कुछ नई जो टेक्निक है उसका भी प्रयोग करेंगे, उसमें कुछ ऐड कर देंगे। जो गुरुजी ने बताया वो तो ठीक है, इनके गुरुजी ने जो बताया उसमें कुछ ऐड कर देंगे और फिर अपना कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड। इसके अंतर्गत जब वो लैब में जाते हैं तो लैब के अंतर्गत पूर्ण सहभागिता होती है। सभी जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, वो सब मिलजुल कर यहाँ पर काम करेंगे। और जब मिलजुल कर काम करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, उसी को हम बोलते हैं सामाजिक वातावरण। जो एनवायरनमेंट है वो एकदम सोशल हो जाएगा। सोशल कब होता है, जब सभी का जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाता है, साथ साथ मिलकर जब काम करने की बात की जाती है तो उसको हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट, या इसी को हम कहते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो इसके द्वारा वो अपना जो टारगेट होता है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक सोशल एनवायरनमेंट में सभी जो बालक है उनका पूर्ण रूप से पार्टिसिपेशन होता है, कंप्लीट पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। और सभी मिलजुल कर काम करेंगे एक लैब में जाके या किसी ग्राउंड में जाके, या आप बोल सकते हैं इसमें प्रैक्टिस किया जाएगा। व्यवहार का जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त होगा, कुछ एक्टिविटी उसमें करेंगे। ओके, तो इसके अंतर्गत फिक्स पैटर्न यदि होता है तो उसमें करके नहीं सीखा जाता। यदि कोई फिक्स पैटर्न हो गया क्लासरूम में, गुरुजी ने बता दिया, यदि आपको उसी को सही मानना पड़े तो वो सही नहीं रहेगा। ये फिक्स पैटर्न हो जाएगा कि जैसा गुरुजी ने थ्योरी के रूप में बता दिया उसी रूप में आपको सीखना है। लेकिन इसमें फिक्स पैटर्न आप फॉलो नहीं करोगे, आप लैब में जाओगे और कैसे भी करके उसको प्रयोग करोगे कि जैसा गुरुजी ने बताया है क्या वो सही है कि नहीं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके स्टेज देख लीजिए। सबसे पहले इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, पहला पॉइंट।
उसके बाद में छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक के लिए काम करते हैं, उसमें प्रयास करते हैं और यहाँ पर जो शिक्षक है, उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं और उसके बाद में जो रिपोर्ट है, वो बनाई जाती है। जो स्टूडेंट है, वो अपनी एक रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि गुरुजी ऐसा-ऐसा होता है, ये हमारी रिपोर्ट है, इसको चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से इसमें एक रिपोर्ट भी बनाई जाती है। तो इसमें भूमिका टीचर की रही या स्टूडेंट की? तो इसमें जो स्टूडेंट है, उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ये था प्रोजेक्ट मेथड, काफ़ी आसान है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? किलपेट्री के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसमें करके सीखने की बात की जाती है और एक सोशल एनवायरनमेंट इसमें दिया जाएगा। करके तो सीखोगे, लेकिन एक सामाजिक वातावरण में जिसमें सभी जो विद्यार्थी हैं, उनका पार्टिसिपेशन होगा और इसमें किसी भी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी नॉन फॉर्मल ये होगा। और इसमें जो टीचर है, वो एक गाइड की तरह काम करते हैं, उनके मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे, उनके सामने एक समस्या रखेंगे, उनका समाधान करेंगे। कौन? स्टूडेंट ही। उनके सामने जो समस्या गुरुजी ने रखी, उसका समाधान यहाँ पर छात्रों के द्वारा किया जाएगा और फिर वो अपना एक फॉर्मेट में, एक फिक्स फॉर्मेट में अपना रिपोर्ट गुरुजी को बता देंगे कि ऐसा-ऐसा होता है। ओके, तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो शब्द है प्रैग्मैटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो जरूर जॉन डेवी के द्वारा दिया गया, वो अलग से नोट कर सकते हो। जॉन डेवी के द्वारा प्रैग्मैटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो जरूर दिया गया, लेकिन इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है, वो सीपी पियर्स के द्वारा किया गया था। तो ये भी देख लीजिए, नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल ध्यान रख लीजिए, हल्का फुल्का पता होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये था आपका प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें करके सीखने की बात आती है। एक सामाजिक वातावरण होता है, सभी जो विद्यार्थी है, लर्नर है, इसमें मिलजुल कर काम करते हैं, यानी एक प्रोजेक्ट हो गया। एक प्रोजेक्ट की तरह काम करते हैं इसमें। जैसे प्रॉब्लम रख दी आपको सामने, आपके जो टीचर है उन्होंने प्रॉब्लम रख दी, तो फिर आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है। प्रोजेक्ट में यही होता है। प्रोजेक्ट में जैसे जो साइंस वाले होते हैं, उनको कहा जाता है कि एक आप बनाइए, एक ड्रोन बना के दिखाइए। जो इंजीनियरिंग फील्ड के होते हैं, उनको बोल देंगे कि आप एक ड्रोन बना के दिखाइए। तो ड्रोन कैसे बनाएँगे, वो सब मिलकर कुछ दिन काम करते हैं। उनको कहा जाता है कि 1 महीने बाद में आप रिपोर्ट बनाइए। तो गुरुजी ने सबसे पहले उनको कहा कि ये जो ड्रोन है, इसको बना के दिखाइए, कुछ नया कीजिए आप। फिर क्या होंगे, स्टूडेंट सभी मिलजुल कर 1 महीने के अंतर्गत उस ड्रोन को बना के आपके सामने लेके आएँगे, एक रिपोर्ट बनाएँगे कि हमने ऐसे-ऐसे काम किया। जो प्रोसेस है, वो सब कुछ एक रिपोर्ट के अंतर्गत लिखा जाता है। तो इस प्रकार से एक ड्रोन वो बना देंगे, यानी इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होता है। इसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसमें आप एक्टिविटी करते हो, इसमें आपको रियलिटी का नॉलेज होता है। वास्तव में आप इसमें कुछ ना कुछ करते रहते हो और जो आप करोगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यानी इसका यूटिलिटी भी आप करोगे और इसमें आपका कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। जो आप ये काम कर रहे हो, आपका उद्देश्य तो है ही ना कुछ करके सीखना। तो ये सब पॉइंट्स है जो आप इसमें शामिल करते हो और ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसमें एक जो एनवायरनमेंट है, वो सामाजिक वातावरण होता है, यानी सभी मिलजुल कर इसमें काम करते हैं। ओके, तो ड्रोन बना लिया आप सभी ने, तो ये सभी प्रोजेक्ट मेथड होता है, काफी आसान है। आगे चलते हैं, आगे और कुछ मेथड देखते हैं और ये है ट्यूटोरियल मेथड। ये तो सबसे आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो ट्यूटोरियल है, यानी ट्यूशन आप बोल दीजिए। ट्यूशन जब आपको एक टीचर करवाने आता है, तो वो क्या करेगा? आपको जब टीचर है, उनके सामने 8-10 विद्यार्थी रहेंगे, उनको ट्यूशन जब देने का काम करता है, एक जो प्राइवेट, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट ट्यूशन की तरह जो काम करते हैं, जिसको हम ट्यूटर बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें कीवर्ड यही है। कीवर्ड क्या है? इसमें व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा, इंडिविजुअली होगा। इसमें एक-एक विद्यार्थी की जो समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। तभी तो वो पैसे दे रहे हैं, टीचर को घर बुला रहे हैं या किसी अन्य प्रकार से आप देख सकते हैं, या स्टूडेंट टीचर के पास में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से एक-एक जो विद्यार्थी है, एक-एक जो लर्नर है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें छोटे-छोटे समूह में शिक्षण कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि 100 विद्यार्थियों को बढ़ा लिया, उसको वो अलग हो जाएगा। जो ट्यूशन क्लासेज होती है, उसके अंतर्गत उसको इसी प्रकार से समझिए, जैसे ट्यूशन क्लास होती है, उसमें छोटे-छोटे समूह होंगे, 8-10 केवल विद्यार्थी उनके पास में रहेंगे, उन्हीं को वो पढ़ाएँगे। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से जो आपकी समस्याएँ हैं, जो आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम है कि हमें इसमें प्रॉब्लम है, ये चैप्टर हमें नहीं आता, ये विषय नहीं आता, तो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वो भी व्यक्तिगत रूप से एक टीचर के द्वारा। तो इस विधि के द्वारा
जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है उस पर बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल पूरा ही हो रहा है इसमें। यहाँ पर मान लेते हैं 5 विद्यार्थी है और उनके सामने एक टीचर है, और टीचर क्या करेगा, इन सबको बात करेगा, 5 से 5 जो स्टूडेंट है सबसे बात करेगा, और जैसा टीचर चाहता है और जैसा लर्नर चाहता है उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। जिस प्रकार से ये जो स्टूडेंट है चाहते हैं और जिस प्रकार से ये टीचर चाहते हैं, दोनों आपस में मिलजुल कर यहाँ पर काम करेंगे। इसलिए इसमें जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें बेहतर नियंत्रण होता है, इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हो, लेकिन एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे 100 स्टूडेंट हो गए, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बेहतर कंट्रोल आप नहीं कर सकते, सबकी जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ट्यूटोरियल मेथड का प्रयोग करते हो जिसमें आपके पास में एक छोटा सा समूह होगा, 5 से 10 अधिकतम हो सकता है, तो 10 तक आपके पास में कुछ स्टूडेंट रहेंगे, उनकी एक-एक की समस्या को आप पहचानोगे और उसके बाद में समाधान करोगे। इस प्रकार की जो टीचिंग है आजकल कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें भी होती है। जो ट्यूटोरियल मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी इस प्रकार के जो समस्याएँ हैं उनका समाधान किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें। तो शिक्षक इस विधि के द्वारा छात्रों का उनकी आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन करता है। नोट कीजिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार, ये तो अभी हमने देखा है। व्यक्तिगत रूप से हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं जैसी उनकी नीड्स होती है, आवश्यकता जैसी उनकी होती है, उनके अनुसार ही आपको समाधान किया जाएगा। आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपकी नीड्स के अनुसार किया जाएगा। एक-एक की जो नीड्स आवश्यकताएँ हैं उसको वो देखेगा टीचर व्यक्तिगत स्तर पर। तो यही होता है ट्यूटोरियल मेथड, इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। बस ये 2-3 ये जो लाइनें आपके सामने लिखी है इसको आपको ध्यान में रखना है, फिर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। ध्यान से इसको देखते जाइए ट्यूटोरियल मेथड को। आगे है, ये हमारा लास्ट है आज, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। हिंदी मत याद करना, इसकी तो मत करना। यहाँ लास्ट टाइम एक पूछा था मस्तिष्क से झंझावट, ऐसा कुछ हिंदी इसका किया गया था, तो इसको कोई सोच भी नहीं सकता कि ये क्या होता है मस्तिष्क से झंझावट, ऐसा कुछ इसका नाम दिया था, मस्तिष्क से झंझावट विधि ऐसा कुछ कहा था। तो हिंदी में इसमें 3-4 शब्द अभी यहाँ पर लिखे भी है मैंने, विचार लिखा है मैंने, विप्लव लिखा है, और अंग्रेजी में एक ही शब्द आपको ध्यान में रखना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, हिंदी वाला मत करना, हिंदी वाला मत करना। इसमें ये किसके द्वारा दिया गया, इस प्रकार की जो टेक्निक है मेथड है वो ओसबर्न के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, और ये काफी अच्छी है और इसका प्रयोग भी किया जाना चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें एक समस्या रख दी जाएगी और एक समस्या रख दी जाएगी, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा सबसे पहले एक समस्या रख दी जाएगी। यहाँ पर विद्यार्थी रहेंगे खूब सारे, कई सारे विद्यार्थी यहाँ पर रहेंगे, ओके। और फिर उनसे सभी से पूछा जाएगा कि आप बताइए ये जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो, कोई भी एक समस्या रख देंगे, और फिर ये जो जितने भी विद्यार्थी है वो इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने अपने विचार देंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंतर्गत समस्या रख दी जाएगी एक टीचर के द्वारा, फिर ये जितने भी विद्यार्थी है ये अपनी अपनी जो विचार है वो बताएंगे, सोच समझ के बताएंगे। ध्यान में रखिए इसमें कुछ क्रिएटिविटी होगा, कुछ नया वो करेंगे। जैसे एक बड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, क्लासरूम की कोई प्रॉब्लम बता दी कि ये जो क्लासरूम है इसमें जो स्टूडेंट है वो बातचीत ज्यादा करते हैं, जैसा उनको पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ते नहीं है, या और कुछ भी हो सकता है कि इस क्लासरूम को हम कैसे अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो क्लासरूम है यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, या और भी कई प्रकार से प्रॉब्लम बता सकता है। तो फिर उसका व्यवहारिक समाधान किया जाएगा, और जो बच्चे हैं वो कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी इसमें करेंगे, कुछ नया समाधान करेंगे। जैसे एक समस्या रख दी और उसका समाधान करने के लिए सभी जो विद्यार्थी है वो एक एक करके बताएंगे कि गुरुजी ये इसका समाधान ये हो सकता है। तो एक जो विद्यार्थी अपना विचार देगा और गुरुजी उसको बोर्ड के ऊपर लिखते जाएंगे कि इसने ये बताया, फिर ये जो बोर्ड है हमारे, ये मान लेते हैं क्लासरूम में एक बोर्ड लगा हुआ है, फिर ये विद्यार्थी इनको बता रहे हैं, ये नोट करते जाएंगे यहाँ पर सबके विचार, ओके।
तो फिर इनके बीच में डिस्कशन होगा कि कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं, जो हमारी जो समस्या है, जो एक व्यवहारिक समस्या है, उसका समाधान करने के लिए हम कौन सा जो समाधान है वो अपना सकते हैं। तो इसके बाद में क्या होगा, ये जो स्टूडेंट आपस में बातचीत करेंगे कि ये जो समाधान है ये सही नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा, तो कुछ कुछ जो समाधान बताएं वो यहाँ पर हटाते जाएंगे, वापस यहाँ पर हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, और लास्ट में आपके पास में दो तीन सॉल्यूशन बचेंगे, एक दो दो सॉल्यूशन आपके पास में बचेंगे। तो फिर उस पर सहमति हो जाएगी कि गुरुजी ये जो समस्या है उसका समाधान इस प्रकार से कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सभी की सहभागिता होती है, पहला पॉइंट पार्टिसिपेशन होता है। दूसरी बात, इसमें सृजनशीलता आती है, कुछ क्रिएटिविटी आती है, कुछ मौलिकता यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर मौलिकता का विकास होता है और कुछ सृजन इसमें किया जाता है, कुछ क्रिएटिविटी इसमें किया जाता है। तो ऐसा मेथड जिसमें रचनात्मकता आए, मौलिकता का विकास हो। ओके, मौलिकता का विकास हो, ऐसे लिख लीजिए, मौलिकता का यहाँ पर विकास हो, सृजनशीलता हो, यहाँ पर रचनात्मकता हो, यानी कुछ क्रिएट किया जाता है, कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी की जाती है। तो इसमें पॉइंट्स मैंने बता दिया सभी आपको। टीचर के द्वारा एक समस्या रखी जाती है, सभी विद्यार्थी इस बारे में अपने अपने विचार देते हैं, उसके बाद में शिक्षक जो आपका टीचर है सभी विचारों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर नोट कर देगा, सभी विचारों का मूल्यांकन किया जाएगा, सब मिलकर यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, और लास्ट में चर्चा एक ऐसे बिंदु पर आ जाती है कि समस्या का समाधान निकल सके। ओके, किसी एक जो आइडिया उसको फॉलो किया जाएगा। इन्होंने सबने अपने अपने आइडिया दिए, सोच समझ के आइडिया दिया, उन्होंने सोचा समझा, कुछ क्रिएटिविटी किया। इनका जो मौलिक जो नॉलेज है, जिसको फंडामेंटल नॉलेज हम कहते हैं, जो मौलिक ज्ञान है उसका विकास इसमें होता है, सोच समझ के वो जवाब देंगे। ओके, तो ये सब इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो इसका प्रयोग एक समूह में किया जाता है, नोट कीजिए, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है उसका प्रयोग एक समूह में किया जाता है, और इसमें अपसारी चिंतन का विकास होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपसारी चिंतन का विकास होता है। जो विद्यार्थी है उनके अंतर्गत नॉलेज तो पहले से होता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे अब करेंगे। तो नॉलेज का यहाँ पर क्या होता है, प्रयोग होता है। उनके पास में इंफॉर्मेशन खूब सारी होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब टीचर उनके सामने समस्या रखेगा, तो ये जो विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं उनके पास में नॉलेज तो होता है, इंफॉर्मेशन होती है, और उसी इंफॉर्मेशन की सहायता से या कुछ नया करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो इनके पास में नॉलेज है उसका यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, और इसमें जो विचार है उसका फैलाव होगा, जो विचार है उसका प्रसार होगा, चारों ओर इनके विचार फैल जाएंगे। जैसे इन्होंने जो विचार दिया, इससे इनके ज्ञान में डेवलपमेंट होता है, इनका जो नॉलेज है वो बढ़ जाता है, नॉलेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित होगी, उसका फैलाव होगा। और जब समझने की जो क्षमता, मान लेते हैं पहले सोचना समझना इतना ही करता था, लेकिन अब इसका विस्तार हो गया ऐसे, इसी को हम बोलते हैं अपसारी चिंतन, इसी को कहा जाता है अपसारी चिंतन। और इसका डेवलपमेंट इसके अंतर्गत होता है, इस ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है उसमें इसका विकास होता है। तो ये 3-4 शब्द आपको ध्यान में रखना है। इसमें पहला अपसारी चिंतन होता है, इसमें दूसरा समूह में इसका प्रयोग किया जाता है, और इस मेथड में हम आलोचना नहीं कर सकते। ये समस्या रखी तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि गुरुजी ये समस्या क्यों रखी आपने, ये समस्या ही आपकी सही नहीं है, ऐसा नहीं हम करेंगे। जो समस्या रखी है उसका सॉल्यूशन हम देंगे, सोचेंगे, उसके बाद में समझेंगे, और फिर हम गुरुजी को बताएंगे, और गुरुजी नोट कर देंगे। और फिर उनके सामने कई सारे सॉल्यूशन आ गए, जैसे 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थियों ने एक एक सॉल्यूशन दिया, तो 30 उनके पास में सॉल्यूशन आ गए। उसके बाद में डिस्कशन होगा इनके बीच में कि कौन सा सॉल्यूशन अच्छा है, और एक पॉइंट के बाद में जो डिस्कशन है इतना आगे बढ़ जाएगा कि सभी एक बिंदु पर सहमति हो जाएगी कि ये जो बच्चा दिया ये ठीक है, उनका जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। इस प्रकार से इसमें अपसारी चिंतन होता है, समूह में इसका प्रयोग किया जाता है, और कुछ रचनात्मकता इसमें आती है, कुछ नॉलेज उसका डेवलपमेंट होता है। फंडामेंटल यहाँ पर नॉलेज का जो डेवलपमेंट है यहाँ पर होता है, कुछ नया खोजते हो आप। ओके, तो ये सब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है। शब्द कौन कौन से ध्यान में रखोगे, एक समूह में प्रयोग, अपसारी चिंतन, और इसमें मौलिकता का विकास होता है, जो फंडामेंटल होता है उसका डेवलपमेंट होता है, सृजनशीलता का विकास होता है, या इसको आप कह सकते हो रचनात्मकता या क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट एक लर्नर या एक जो विद्यार्थी होता है, एक जो बालक होता है उसका हो जाता है। तो ये था ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड।
चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ मेथड और देखेंगे। ज़्यादा नहीं है, मेन जो मेथड थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, कुछ और बचे हैं उनको अगली क्लास में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।